Hey guys, welcome back to another video. मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल and you're watching your favorite channel Unicom. आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के रुद्रास्त्र सीरीज का वीडियो नंबर 3 आप सभी के लिए। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यूनिकॉम चैनल ने इकोनॉमिक्स का रुद्रास्त्र रिवीजन सीरीज शुरू की है आप सभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, जिस सीरीज में हम एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जिसे हम कहते हैं RRL, रिवाइज, रिपीट एंड लर्न। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का रिवीजन। हम पूरी यूनिट का रिवीजन करेंगे, डिमांड को और सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस स्ट्रैटेजी से हम क्लास में ही रिपीटेशन के साथ, रिपीटेशन की मदद से चीज़ों को समझते हैं और याद भी कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट्स गोइंग। So I am going to start revision of chapter 2 unit 1 economics. देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट है डिमांड। डिमांड क्या होता है? अगर मुझे भूख लगी है, मेरा खाना खाने का मन है, तो उसे मैं डिजायर कहती हूँ या विश कहती हूँ, इच्छा। लेकिन जब मेरी डिजायर एबिलिटी और विलिंगनेस से मिल जाती है, मतलब 3 चीजें होनी चाहिए इफेक्टिव डिमांड के लिए या डिमांड के लिए। एक तो मेरी इच्छा होनी चाहिए खाना खाने की, एक मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए खाना खरीदने के लिए, और तीसरी चीज विलिंगनेस, मतलब I should be willing to spend my resource for that particular want. मतलब इफेक्टिव डिमांड की 3 कंपोनेंट्स होंगे, डिजायर, एबिलिटी टू बाय और परचेजिंग पावर, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड द रिसोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, सो ये हो गई इफेक्टिव डिमांड। अब देखो, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी एक गिवन प्राइस पर होती है हमेशा। जब भी हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, वी नो दैट एवरी कमोडिटी विल बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्राइस। सो क्वांटिटी डिमांडेड की 2 चीजें हैं, आप हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्राइस and it is a flow concept. It means it is with reference to a period of time. एक दिन, वीक, मंथ, ईयर, तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में that demand or quantity demanded is a flow concept or a stock concept, you will say that it is a flow concept. तो अभी तक क्या पढ़ा? डिमांड क्या होता है? 3 चीजों को मिलकर डिमांड या इफेक्टिव डिमांड बनती है, डिजायर, एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है, 3 चीजें हो गई। ओके, उसके बाद हमने देखा क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्राइस। ऑल राइट, अब देखो नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है आपका, दैट व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। इट मींस व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिमांड डिपेंड करती है। 5 फैक्टर्स आपके मॉड्यूल में दिए हैं। कौन कौन से हैं ये 5 फैक्टर्स? देखिए, फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसे हम कहते हैं सेट्रिस पैरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कंपीटिंग गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कितनी है। फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एंड फिफ्थ इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जिन पर डिमांड डिपेंड करती है। देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है, हम जानते हैं अगर प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लें तो। ठीक है, इट मींस व्हाट इज दिस? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। एक ऊपर दूसरा नीचे, एक नीचे दूसरा ऊपर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? इट स्टेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हो गया। देखिए, सेकंड फैक्टर जिस पर डिमांड डिपेंड करती है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के होंगे, सब्स्टिट्यूट और कंपीटिंग।
और दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं देखो, विच कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, साथ में यूज नहीं हो सकते। रिपीट करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, साथ में नहीं, जैसे टी एंड कॉफी, कोका कोला एंड पेप्सी, ट्रॉपिकाना जूस एंड रियल जूस। इनमें से कोई एक ही एट ए टाइम आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो इनकी जॉइंट डिमांड नहीं होती, अलग अलग यूज होंगे, ठीक है। दे हैव कंपीटिंग डिमांड। फिर दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो साथ में यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, शर्ट एंड बटन, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। जिनकी जॉइंट डिमांड होती है, जो सेम डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दो टाइप्स के रिलेटेड गुड्स। समझ आ गई बात। अब देखो एक कंसेप्ट आएगा आगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी मैं आपको समझा देती हूँ इस चीज को। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि एक गुड के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। मान लो अगर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जैसे टी एंड कॉफी, तो टी की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, उसकी वजह से कॉफी के डिमांड पर कम या ज्यादा क्या इफेक्ट आएगा, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। देखो थर्ड फैक्टर जिस पर हमारी डिमांड डिपेंड करती है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जाहिर सी बात है, जनरली अगर इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, खर्चा ज्यादा करेगा वो। लेकिन अगर हम एकदम स्पेसिफिकली देखें तो इनकम कंज्यूमर की और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी कमोडिटी है, नेचर ऑफ द कमोडिटी पर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए नॉर्मल गुड है, कोई भी नॉर्मल गुड है, ड्यूरेबल गुड, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कोई भी ऐसा गुड है नॉर्मल गुड, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। लग्जरी गुड हुआ, है ना, लग्जरी, कोई भी लग्जरी हुई, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया फिर से, ठीक है। नेसेसिटी हुई, नेसेसिटी के केस में भी ऐसा ही होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। बट कंपैरेटिवली, प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम बढ़ती है, ठीक है। ऐसा होता है ना, हमारी इनकम डबल हो गई तो हम मम्मी को ये तो नहीं कहते कि नमक जो हम खाने में डालते हैं अब डबल डाल दो, इनकम डबल हो गई नमक भी डबल कर दो, नहीं। थोड़ा कंजम्पशन नेसेसिटीज का बढ़ जाता है, बट प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज चेंज और परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम इज लेस, ठीक है। एक रिश्ता ऐसा होगा जहां पर इनकम तो बढ़ेगी पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, वो कौन से गुड्स होंगे, इंफीरियर गुड्स। बिल्कुल सही बात, इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा होता है कि इनकम तो बढ़ जाती है पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आप सुपीरियर गुड्स खरीदने में अपना पैसा लगाओगे। समझ आ गया? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंक्रीज इन इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशन होगा, नॉर्मल गुड्स हो, नेसेसिटीज हो या फिर लग्जरी हो, तीनों के केस में पॉजिटिव रिलेशन होगा। बट इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं जो चीज हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, हमें पसंद होती है, उसकी अगर वो हमें पसंद है, हमें अच्छी लगती है तो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे, और जो हमें पसंद नहीं है, कई बार होता है ना कोई कलर हमें नहीं पसंद होता तो हम उस कलर की कोई चीज़ नहीं लेना चाहते। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अब इस हेड में तीन कंसेप्ट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट। ये क्या है देखो, फुल फोकस फुल एनर्जी के साथ पूरा वीडियो आप सुनेंगे। आई एम 100% श्योर आपको जरूर अच्छे से रिवीजन में और एग्जाम में ये हेल्प करेगा। सो पूरा कंसंट्रेशन बनाकर रखें। देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, जिसे हम बैंड वैगन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज व्हाट, जब आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी कोई अच्छा सा LED टेलीविजन लेकर आया है,
आपके फ्रेंड ने कोई अच्छा सा फ़ोन खरीदा है, एक अच्छा सा सोफ़ा बनवाया है और देखा देखी में आपको लगता है कि अच्छा है यार, अच्छी चीज़ खरीदी है, या फिर आपको लगता है कि आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो देखकर डेमोन्स्ट्रेशन से आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। दूसरा होता है स्नॉब इफेक्ट। देखो, स्नॉब अपील गुड्स क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने की वजह से हमें कोई चीज़ से डिसलाइकिंग हो जाती है। मतलब हम सोचते हैं कि हर एक इंसान सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा है, हमें तो सैमसंग नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब आप ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं जो थोड़ी यूनिक हो, सबके पास ना हो, तब उसे हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट। प्रोफेसर वेबलन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये इफेक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम है प्रोफेसर थॉर्स्टीन वेबलन। तो वेबलन इफेक्ट में क्या है? ऐसे कई गुड्स जो हम प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं, मतलब मानो मैंने जो ये घड़ी पहनी है ये 5000 की है, अब मान लीजिए मैं 5 लाख की घड़ी पहनती हूँ, दोनों घड़ी का काम तो एक ही होगा, टाइम बताना, लेकिन जो 5 लाख की घड़ी होगी वो मैं पहनकर क्या करूँगी, मैं आपको वीडियो में भी ऐसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। आई एम शो केसिंग दैट। तो अगर मुझे लगता है इससे मेरा स्टेटस बढ़ेगा, जैसे हम बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां खरीदते हैं, डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है, तो जो भी गुड्स जिनसे हम अपने स्टेटस को, प्रेस्टीज को लिंक करते हैं, उन्हें हम उसी के लिए एज अ स्टेटस सिंबल खरीदते हैं, उन्हें हम वेबलन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए, फिफ्थ फैक्टर जिस पर डिमांड डिपेंड करती है वो है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी महंगी होने वाली है तो उसे आप आज खरीद लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी इनकम बढ़ने वाली है फ्यूचर में, तो भी आज आप ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। या फिर मैं आपको कह दूं कि लॉकडाउन होने वाला है फिर से और आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो आप क्या करेंगे, तो भी आज आप खरीद कर रख लेंगे। मतलब तीनों केसेस में इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइजेस इज एक्सपेक्टेड, इफ इंक्रीज इन योर इनकम इज एक्सपेक्टेड और शॉर्टेज इन सप्लाई इज एक्सपेक्टेड, इन ऑल दीज 3 केसेस यू विल इंक्रीज करंट कंजम्पशन। आज आप डिमांड बढ़ा देंगे। और अगर उल्टा हुआ, मान लो फ्यूचर में मैं बोल दूं कोई चीज सस्ती हो जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी, या फिर मैं कहूं कि सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छे से होने वाली है, बेसिक सी बात यह है कि फ्यूचर में सस्ती होने वाली है चीज, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे आज क्यों खरीदना है, फिर हम थोड़े दिन बाद ही खरीद लेंगे जब सस्ती होगी, तब आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। सो दीज वर द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट अगर अब आगे चलें तो एक छोटा सा टर्म आता है डिमांड फंक्शन। देखो, फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल और द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। कैसे वेरिएबल्स होते हैं? डिपेंडेंट होगा कोई एक और बाकी इंडिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड और जो भी फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करती है, डिमांड डिपेंड करती है, उनके बीच का रिश्ता कहलाता है डिमांड फंक्शन, ठीक है। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑल द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपको कहूं कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा, है ना, तो उसे हम कहते हैं क्या? डिमांड फंक्शन तो है ही, बट वी अज्यूम सेट्रिस पैरिबस कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, और हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज डिमांड फंक्शन। अगर इसी डिमांड फंक्शन को हम क्या कर दें, एक टेबल के फॉर्म में बता दें, मतलब अगर हम एक कमोडिटी के लिए कहें कि वेरियस प्राइजेस है, प्राइजेस 10 रुपीज, 9 रुपीज, 8 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड इज XYZ, है ना, एक टेबल बना दें, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। और अगर उसी टेबल को हम एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दें, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना दें, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पर प्राइस, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड
कर्व, ठीक है। सो टेबल जो होती है उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जब उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देते हो, ग्राफ बनाते हो, तो उसे कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड मैं आपको बता चुकी हूं क्या होता है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसका कोई रैशनल है, मतलब इसका लॉजिक है, रीजन है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों सही है ना। तो 4 रीजंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसको मैंने आपको कहा था कि आप कैसे याद कर सकते हो। LPAD, L पैड के एक्रोनिम से आप याद कर सकते हो। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो इसका क्या मतलब होता है, लॉ है ये, डिमिनिशिंग मतलब कम हो रहा है, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और यूटिलिटी का मतलब एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, कितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है जो आप उम्मीद करते हैं, एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये कहता है जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक और चपाती खाते जाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम कम होता जाएगा। मतलब एक कंज्यूमर हर बार, पहले आपने एक लड्डू खाया 10 रुपए में खरीद लिया, दूसरा लड्डू आप चाहोगे 9 रुपए ही दे दूं यार, तीसरा लड्डू आप चाहोगे 5 रुपए में ही मिल जाए, क्यों? उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, तो आप पेमेंट भी कम कम करना चाहोगे। समझ में आया लॉ ऑफ DMU? तो ये फर्स्ट रैशनल फॉर लॉ ऑफ डिमांड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया DMU क्या होता है। दूसरी चीज है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब सिंपल सी बात, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होने की वजह से, उसके सस्ते हो जाने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो उसे हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। प्राइस का इफेक्ट आ गया ना, सिंपल। इसी प्राइस इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई भी कमोडिटी सस्ती हो गई, तो वो अगर सस्ती हो गई है तो बाकी चीजें महंगी हो गई ना ऑटोमेटिकली। मान लो एप्पल के प्राइस कम हो गए और बाकी सारे फ्रूट्स के प्राइस वैसे के वैसे हैं, समझ रहे हो बात को। तो एक तरीके से सस्ती तो एप्पल हुई, पर बाकी के प्राइसेस सेम हैं, तो भी बाकी महंगे लगेंगे ना, बाकी फ्रूट्स महंगे लगेंगे। सो अगर एक कमोडिटी की प्राइस सस्ती हो जाती है, कम हो जाती है, तो कंपैरेटिवली वो चीपर हो जाती है और सारे लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं, ठीक है। ओके, the total fall in quantity demanded due to an increase in price, the total fall in quantity demanded due to increase in price is price effect, ठीक है। substitution effect क्या है? increase in quantity demanded due to fall in the price of a commodity, ठीक है। चलो देखो इनकम इफेक्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर सस्ती हो गई, ठीक है, कोई भी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, तो क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर है ना, जो इनकम का मॉनेटरी पावर है आपका, वो बढ़ जाएगा, आपका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप 100 रुपीज में एप्पल्स खरीदते थे 1 kg, अब एप्पल का प्राइस कम हो गया, तो उसी 100 रुपीज से अब आप ज्यादा एप्पल खरीद पाओगे ना। सो दिस इज इनकम इफेक्ट, that because of fall in the price, the consumer's real income, his purchasing power increases, and that is what is known as इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब थर्ड जो रीजन है किसका, रैशनल है लॉ ऑफ डिमांड का, वो क्या है? फर्स्ट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड वाज प्राइस इफेक्ट, थर्ड इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स में क्या होगा, कोई कमोडिटी अगर कोई भी चीज सस्ती हो जाती है, तो जो लोग पहले उसे नहीं खरीद पा रहे थे महंगे होने की वजह से, क्या अब वो भी खरीद पाएंगे? सस्ती हो गई ना, यस। सो इफ न्यू कंज्यूमर्स विल नाउ बी एडेड टू द बायर्स लिस्ट, दे विल ऑल्सो बी एबल टू अफोर्ड इट, वो भी खरीदेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, थर्ड रीजन हो गया। फोर्थ रैशनल इज डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, मिल्क को ही ले लो, और उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब मानो मिल्क की प्राइस कम हो गई, तो क्या मिल्क सस्ता हो जाने की वजह से आप क्या करोगे? आप जितने भी चीज़ों के लिए, जितने भी काम में मिल्क को यूज़ करते थे, आप अब उसका कंजम्पशन बढ़ा दोगे, है ना। सो इफ अ कमोडिटी हैज नंबर ऑफ यूजेस, डिफरेंट यूजेस, एंड द प्राइस गेट्स रिड्यूस्ड, देन यू विल
विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड। समझ आ गई? तो ये 4 रीजंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। रैशनल फॉर लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट जिसमें इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स एंड देन द लास्ट वाज डिफरेंट यूजेस। ठीक है, ओके, नाउ सी लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस का मतलब जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड सही ट्रू एस्टैब्लिश नहीं होगा, गलत साबित हो जाएगा। क्या है? फर्स्ट है कंस्पिक्युअस नेसेसिटीज। देखो हम अक्सर देखते हैं ना, कंस्पिक्युअस नेसेसिटीज मतलब मोबाइल फ़ोन सबके पास है, सबके पास बाइक है, सबके घर में एसी है, तो ये नेसेसिटीज़ नहीं है, बट आजकल रहन सहन के तौर तरीके से ये नेसेसिटीज़ बन गई है। कंस्पिक्युअस मतलब जो दिखता है, सो ये नेसेसिटीज़ बन गई हैं। सो कंस्पिक्युअस नेसेसिटीज़ के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, कंस्पिक्युअस गुड्स यानी प्रेस्टीज गुड्स या स्नॉब गुड्स या वेबलन गुड्स। इन गुड्स का क्या होता है? हम जानते हैं जितना महंगा डायमंड उतनी ज़्यादा प्रेस्टीज वैल्यू, जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी महंगी गाड़ी उतनी ज़्यादा प्रेस्टीज वैल्यू। तो यहाँ क्या हो गया? हम खरीद ही क्यों रहे हैं इन गुड्स को? वेबलन गुड्स क्यों खरीदते हैं हम? ताकि हमारा स्टेटस ऊंचा दिखे। तो इस केस में क्या होता है? जितनी ऊंची प्राइस उतनी ज़्यादा डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना, सो एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। फिर थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट होगा नेसेसिटीज। अगर आपको कोई भी नेसेसिटी होती है, वाटर हो गया, फूड हो गया, सॉल्ट हो गया, तो आप ये नहीं देखोगे कि उसकी प्राइस कम हो रही है तो आप ज़्यादा खरीद लोगे। इवन अगर प्राइस ज़्यादा है तो भी आपको मिनिमम क्वांटिटी जितनी कंज्यूम करनी है वो तो खरीदनी पड़ती है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर गिफन गुड्स। गिफन गुड्स इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। गिफन गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, व्हाट आर गिफन गुड्स? गुड्स which exhibit a positive relationship between the price and the quantity demanded। मतलब अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, सो गिफन गुड्स में और क्या चेक करना होता है आपको? ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, पहली चीज। दूसरी चीज, दे एग्जिबिट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। थर्ड, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल। क्लोज सब्सटीट्यूट्स आसानी से नहीं मिलते। फोर्थ, दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स बजट। एक बहुत आपकी इनकम का, बजट का मेजर हिस्सा उनको खर्च करने में, उनको खरीदने में चला जाता है। ठीक है, सो गिफन गुड्स हो गए। फिर इंफीरियर गुड्स होते हैं। देखो गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफन गुड्स क्या होता है? जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जब इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। गिफन गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन पॉजिटिव होगा। इंफीरियर गुड्स में इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, देन अनदर पॉइंट, अनदर एक्सेप्शन इज इरैशनल कंज्यूमर। हम अज्यूम करके चलते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। अब मान लो कंज्यूमर रैशनल नहीं है ना, तो ऑफ कोर्स वो कैसे डिसीजन लेगा? वो फिर प्राइस राइज की तरफ देखेगा ही नहीं, कुछ भी उटपटांग डिसीजन ले लेगा। सो दैट विल बी एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके। देन यू हैव स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब जिन पे आप हेजिंग करते हैं, जिनमें आप फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके, है ना, ऑप्शंस वगैरह करते हैं, तो स्पेक्युलेशन करते हैं। तो उन गुड्स के केस में भी हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, सो व्हाट वर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? एक बार रिवाइज करेंगे, क्या क्या था बताइए मुझे। कंस्पिक्युअस गुड्स, वेबलन गुड्स, स्नॉब गुड्स। दूसरा, कंस्पिक्युअस नेसेसिटीज। थर्ड, नेसेसिटीज फॉर लाइफ, जो भी नेसेसरी गुड्स हैं। देन गिफन गुड्स, एंड देन यू हैव इरैशनल कंज्यूमर एंड स्पेक्युलेटिव गुड्स। ठीक है, डिमांड्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है आपको क्लियर हो गया। लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल क्या है? 4 रैशनल हैं, वो क्लियर हो गए। एक्सेप्शंस क्या है वो हमने देख लिए। डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल मैं आपको बता चुकी हूं। मार्केट डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा? देखो, अगर हम जो भी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल्स हैं, है ना, उनका समेशन कर देते हैं, उनका टोटल कर देते हैं, तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल बन जाएगा। और ऐसे ही अगर हम जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं उनका समेशन कर दें, टोटल कर दें और फिर उसको ड्रॉ करें, तो दैट विल बी अ मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ओके, गुड टू गो। अब देखो आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या?
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो सिंपल सी बात, फुल फोकस यहाँ पर रखना, आसान कंसेप्ट है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। देखो अगर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आएगा प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस की वजह से डिमांड में ऊपर नीचे हुआ उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड और द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। बोलो क्या होगा? अगर प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड और द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्लियर? चलो उल्टा सोचो, अब अगर प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई तो क्या कहोगे? कंट्रैक्शन इन डिमांड और द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये तो हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब आगे देखो, एक होता है चेंज इन डिमांड। इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो होगा वही शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा तब तो क्या होगा? उसी सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, या तो कंज्यूमर ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मान लो एक सीढ़ी है, उसी सीढ़ी पर आप ऊपर नीचे हो रहे हो, उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब अगर प्राइस के अलावा बाकी भी तो फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिमांड डिपेंड करती है, सो प्राइस के अलावा अगर किसी फैक्टर में चेंज हुआ और उसकी वजह से डिमांड बढ़ी या कम हुई तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। सो व्हेन देयर इज अ चेंज in demand, increase or decrease due to factors other than the price, it is known as change in demand. अगर पॉजिटिव चेंज हुआ और डिमांड बढ़ गई तो उसे हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड। और अगर मानो डिमांड कम हो गई तो हम कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो आई होप एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज एकदम अच्छे से रिवाइज कर पाए हम। अब देखो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आता है जो कि आप सभी को डरा देता है बट बहुत बहुत सिंपल है। वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? कोई इलास्टिक लो, उसको स्ट्रेच करो, कितना स्ट्रेच हो सकता है? इट मीन्स व्हाट? responsiveness of quantity demanded of a commodity, responsiveness of a quantity demanded of a commodity due to change in the factors on which demand depends. कितने सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिमांड डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, है ना, ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर आप इनमें से किसी में भी चेंज करते हो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना चेंज आता है उसे हम कहते हैं डिमांड इलास्टिसिटी। एक एक करके समझो। अगर मैं आपको कहूँ मैंने प्राइस में कुछ चेंज किया, किसकी प्राइस में? कमोडिटी की प्राइस में, तो उस कमोडिटी की प्राइस में ऊपर नीचे चेंज करने की वजह से चेंज कितना होगा क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी? कंज्यूमर की इनकम में बदलाव की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बदलाव आया, उसको क्या कहोगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और शुरू में जो मैंने आपको बताया था रिलेटेड गुड्स होते हैं, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस में बदलाव होने की वजह से दूसरे रिलेटेड गुड के क्वांटिटी डिमांडेड में बदलाव हुआ, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आप कहेंगे मैम आपने तो ऐसे बता दिया, है ना, लेकिन हम कैसे याद रखें? देखो याद कुछ नहीं रखना। सबसे पहली बात प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, है ना, तो वो फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी का? 4 मेथड दिए हुए हैं आपको, है ना। फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड। उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? प्राइस इलास्टिसिटी का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन क्यू
अपॉन ओरिजिनल Q इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन ओरिजिनल P इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया परसेंटेज मेथड। फिर होता है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में आप देख सकते हो एक सिंगल लीनियर डायग्राम है और एक ही डिमांड कर्व पर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग इलास्टिसिटी है। देखो नीचे देखो, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उस पे इलास्टिसिटी कितनी है, 0। थोड़ा ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। एट द मिड पॉइंट, बीच में आओगे और ऊपर जाओगे, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। थोड़ा और ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। वाई एक्सिस पर पहुंच जाओगे इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट, यानी जैसे जैसे आप एक लीनियर डिमांड कर्व पर ऊपर जाते जाएंगे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी और इनफाइनाइट हो जाएगी। सो ये होता है पॉइंट मेथड। कब यूज करते हैं हम पॉइंट मेथड, उसको ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा सा चेंज अगर हमको मेजर करना हो तो, ठीक है। थर्ड होता है आर्क मेथड। Arc method of demand elasticity is used when you are required to find the elasticity between two points. दो prices, दो points के बीच में अगर आपको elasticity निकालनी हो तो arc method यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा arc method का price elasticity का, Q1 minus Q2 upon Q1 plus Q2 होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला, आर्क मेथड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मेथड होता है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या है, रिलेशन पता कर सकते हो आप किसके बीच में, प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है वो और टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हो रहा है वो, उसके बीच में। अगर मैं आपको कहूं ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज्ड, या फिर मैं कहूं ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज्ड, मतलब सेम चेंज हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से टीआर बढ़ गया, प्राइस के कम होने पर टीआर कम हो गया, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, तब इलास्टिसिटी होगी आपकी इन इलास्टिक लेस देन 1, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं प्राइस के बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू कम हो गया या फिर प्राइस के कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एक कम दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है, या एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच, देन योर इलास्टिसिटी विल बी इलास्टिक, इट विल बी मोर देन 1, इलास्टिक डिमांड होगा। और अगर प्राइस में चेंज होने के बाद भी टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले आपकी प्राइस 10% से बढ़ गई तो भी टोटल रेवेन्यू सेम था, प्राइस कम हो गई तो भी टोटल रेवेन्यू में कोई परसेंटेज चेंज नहीं है, देन योर डिमांड विल बी यूनिटरी इलास्टिक, हो गया। तो ये तो हो गए 4 मेथड्स, कौन से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। 4 मेथड कौन कौन से पढ़े, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, देन आर्क मेथड एंड टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। चारों मेथड समझ में आ गया फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 3 जो आपको एकदम ध्यान रखनी है, आपको जो कंफ्यूजन होता है इलास्टिसिटी में वो नहीं होगा। जब भी एग्जाम्स में वो आपसे पूछता है प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो या डिमांड इलास्टिसिटी, अगर उसने प्राइस इलास्टिसिटी पूछी है तो आपका आंसर नेगेटिव में अगर आ रहा है तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके ऑप्शन को टिक करोगे हमेशा, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी के केस में, चाहे कोई भी मेथड हो, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर उसने आपको ये पूछा कि फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट वर्ड आ गया तो आप उसको माइनस साइन को इग्नोर नहीं करोगे। माइनस का 1.5 आंसर आया तो माइनस का 1.5 ही एग्जाम में ऑप्शन में टिक करोगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उसने आपको मेथड नहीं बताया एग्जाम में कि परसेंटेज मेथड लगाओ, आर्क मेथड लगाओ, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, सबसे पहले यू विल यूज परसेंटेज मेथड। अगर परसेंटेज मेथड से आंसर आ गया ऑप्शंस में जो है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो तुरंत आर्क मेथड अप्लाई करना, आर्क मेथड से जरूर आंसर आ जाएगा, उसको टिक कर देना, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में जो आपको ध्यान रखनी है, ओके।
अब देखो नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी। वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। अब इनकम इलास्टिसिटी के केस में भी दो चीजें हो सकती है, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ठीक है। सो अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आया, इट मींस द गुड इज एन इंफीरियर गुड। इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है। इट मींस वी कैन कंक्लूड दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि गुड जो है कमोडिटी या तो वो नेसेसिटी है या लग्जरी है, नॉर्मल गुड है, ठीक है। इट मींस अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड है, पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड, नेसेसिटी या लग्जरी कुछ भी हो सकता है, बट नॉट एन इंफीरियर गुड, ठीक है। अब ये भी याद रखना कि इनकम इलास्टिसिटी इफ इट इज ग्रेटर देन 1 इट इज अ लग्जरी। लग्जरी जो होगी उसकी इनकम इलास्टिसिटी हमेशा एक से ज्यादा होगी, ठीक है। एंड इफ इट इज लेस देन 1 बट पॉजिटिव, लेस देन 1 बट पॉजिटिव, देन इट विल बी अ नॉर्मल गुड और अ नेसेसिटी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आएगा, एक नया कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी शुरू में हमने रिवाइज किया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी इट मींस किसी एक पर्टिकुलर गुड, मान लो एक्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी दूसरे गुड, रिलेटेड गुड, कोई भी गुड होगा, गुड वाई, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया, ठीक है, समझ में आया। सो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है ये। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री दो रिलेटेड गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, ठीक है, ओके, सो इट इज पॉजिटिव। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, ओके। नाउ इफ आई आस्क यू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, विच टाइप ऑफ गुड इज दिस, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा जब क्रॉस इलास्टिसिटी, इट मींस दीज आर अनरिलेटेड गुड्स, कोई रिश्ता नहीं है। एग्जाम्पल, बटर एंड कार, पेन एंड कार, ठीक है, समझ रहे हो, दो ऐसे गुड्स जिनकी कीमत और डिमांड पर एक दूसरे की वजह से कोई फर्क नहीं आने वाला, अनरिलेटेड गुड्स होंगे 0। सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव। जितने ज्यादा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव जो वैल्यू है क्रॉस इलास्टिसिटी की वो भी बढ़ती जाएगी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी perfectly elastic, perfect, infinite cross elasticity। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंटैरिटी बढ़ती जाएगी, क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव के केस में इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ओके। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी होती है इनफाइनाइट, याद रखना, ओके। उसके बाद क्या आता है, एक छोटा सा कंसेप्ट, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी और सेल्स प्रमोशन इलास्टिसिटी। व्हाट इट इज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इन सेल्स प्रमोशन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो चारों टाइप्स की इलास्टिसिटी हमने कवर किए, प्राइस इलास्टिसिटी, उसके 4 मेथड्स देखे, फिर इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और लास्ट में एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है आपका, क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फर्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी। वापस रिपीट करेंगे, मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक विल बी द डिमांड। सेकेंड फैक्टर, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू यूज, ठीक है, जितने ज्यादा यूज हैं किसी भी कमोडिटी के, एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, उतनी ही ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी, ओके। जितना लिमिटेड यूज होगा एक पर्टिकुलर गुड का, उतनी ही लेस इलास्टिक डिमांड होगी। थर्ड, द नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइंग, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज करके कैसी नीड आपकी सेटिस्फाई हो रही है, नेसेसिटी आपके लिए या लग्जरी है या नॉर्मल है, ठीक है। अगर पानी है, तुम जा रहे हो कहीं, बहुत तेज तुम्हें पानी की प्यास लग गई, अब पानी की बोतल 20 रुपए में मिले या 30 में, तुम्हारे लिए नेसेसिटी हो जाती है ना, सो डिमांड विल बी इनइलास्टिक। तो अगर आप एग्जाम्पल सोचो
क्या कि अगर कोई नेसेसिटी है, आपकी नेसेसरी डिमांड है, तुरंत आपको चाहिए, तो इनइलास्टिक होगी, और अगर नेसेसिटी नहीं है तो आप पोस्टपोन कर सकते हो फ्यूचर में, इट विल बी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। फिर टाइम पीरियड इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कैसे? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। जितना ज्यादा लॉन्ग रन होगा, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, उतना ज्यादा हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी डिमांड को, तो डिमांड विल बी इलास्टिक इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन डिमांड विल बी इनइलास्टिक। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर हैबिट्स। अगर नेसेसिटी है, आपकी हैबिट में है वो, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, इनके केस में ऐसा होता है, इनइलास्टिक डिमांड होती है, बिकॉज इट इज हैबिट, इट इज अ हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस बढ़ भी जाएगी तो आप तो खरीदोगे ही खरीदोगे, सो इनइलास्टिक डिमांड होगा। हैबिट जो होती है, हैबिचुएटेड नीड्स होती हैं, उनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। फिर प्राइस रेंज। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रेंज की चीज़ है या फिर बहुत ही लो प्राइस रेंज की चीज़ है ना, तब क्या होगा? उस केस में इनइलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है। और अगर मीडियम सा एक्सपेंडिचर तो कोई बात नहीं, होता है ना, बहुत आपको मैच स्टिक या एक बटन खरीदने जाते हो, एक मैच स्टिक खरीदने जाते हो आप, तो थोड़े ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, सो इनइलास्टिक डिमांड होती है। ऐसे ही आपने पहले से प्लान करके रखा होता है हमें कुछ बड़ा खरीदना है, तो देन इनइलास्टिक डिमांड होती है। अगर 100 रुपया 50 रुपया कोई 40-50 हज़ार की चीज़ पे बढ़ गया या कम हो गया तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो लो रेंज और वेरी हाई प्राइस रेंज दोनों के केस में इनइलास्टिक डिमांड होगी। देन पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर्स बजट, मतलब अगर आपके बजट का बहुत मेजर हिस्सा एक चीज पर जा रहा है, मान लो 50,000 आपकी इनकम है एंड यू आर स्पेंडिंग 40,000 रुपीज ऑन शॉपिंग, देन यू विल थिंक अबाउट इट, नो, तो इलास्टिक डिमांड होगी, बहुत ज्यादा आप सोचोगे। ठीक है। कितना शेयर है बजट में उस कमोडिटी का, और अगर छोटा सा शेयर होगा, जैसे आप फ्रूट्स खरीदते हो, कितने के 200, 500, 1000 रुपए के फ्रूट्स खरीद लेते हो, सो इनइलास्टिक डिमांड होगा। सो दीज वर द फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलराइट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। इसका मतलब क्या है? आप डिमांड को अलग अलग टूल से फोरकास्ट करते हो, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। इसमें जो मेथड्स हैं उनकी हमें बस रीडिंग लगानी है, तो नेम्स हमें पता होने चाहिए। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप चैप्टर 2 का फर्स्ट यूनिट का रिविजन बहुत अच्छे से हम कर पाए। अब आपको भी यही करना है, एक और बार अपने नोट्स या जहां से भी आप पढ़ते हैं फिर से रिपीट करें, रिवाइज करें। आई होप आपको लर्न तो हो ही गई हैं चीज़ें। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट यूनिट का रिवीजन वीडियो भी लेकर आऊं, देन यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, क्योंकि आप ही के कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो गाइज, वेरी फ्यू डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम्स। गियर अप, अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल यूनिकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इन दिनों हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। जैसे कि एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें और आप इन्फॉर्म्ड रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई meet you soon in the next video. Till then, keep studying hard, keep revising in a better way. All the best.